नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर काबिज हुए 3 साल का वक्त अब पूरा हो चुका है। देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाने का दावा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी का कितना भला किया है, गंगा की सफाई कितनी हुई, बुनकरों को काम कितना मिला, स्वच्छता अभियान का बनारस में क्या हाल है, ये सब कुछ जानेंगे आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। काशी का हुआ कल्याण। भारत में नदियों की मौजूदा स्थिति को समझना कोई मुश्किल काम नहीं। नदियों के धार्मिक और सामाजिक महत्व का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हमारी नदियां सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राजनीति का भी केंद्र रही हैं। मगर बरसों से मनुष्य की सभ्यता को सींचने वाली हमारी नदियां आज खुद के ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 3 साल का वक्त बीत चुका है मगर आज भी गंगा और उनकी सहायक नदियों की दुर्दशा जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो अपने गंगा मां की सेहत में सुधार लाएंगे, मगर आज 3 साल बाद भी गंगा सफाई के लिए तरस रही है। देखिए रिपोर्ट। बनारस की 80 नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। मोक्षदायिनी मां गंगा और प्राचीन 80 नदी का संगम पूरी तरह अपवित्र हो चुका है। जिस देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में हमारी नदियों का वजूद खत्म होता दिख रहा है। 3 साल का वक्त भी बीत गया है मगर अब तक पीएम का संकल्प पूरा होता नहीं दिख रहा। पहले उधर से जब बहता था 80 घाट से 15-20 साल पहले तो इतना गंदगी नहीं था इसमें। इस समय इतना गंदगी हो गया है कि यहाँ पर नहाना, यहाँ से लेकर 80 घाट तक पूरा जितना मकान गंगोत्री बिहार में सबका सीवर इसी में आता है, जितना कूलर सब गंदगी इसी में आता है। इस कारण इसमें जो है नहाना धोना लोग यहाँ के एकदम सबसे ज़्यादा बहुत गंदगी इसमें है। कई नालियाँ हैं जिसपे कुछ नहीं हुआ है अभी तक, बस ये लगा दिया गया है जो कि कूड़ा को रोक रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेन तो ये लिक्विड है पानी जो कि मिल रहा है पानी में जो गंदा कर रहा है कि कूड़ा क्या, कूड़ा तो बह जाएगा लेकिन ये पानी जो है गंदा कर रहा है, पूरा पॉइजनस कर दे रहा है पूरा। गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग मंत्रालय का गठन किया। इसके लिए 20,000 करोड़ का फंड भी दिया गया। काशी में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 3 एसटीपी के भी निर्माण की योजना बनाई गई, मगर अब भी वाराणसी के रमना, दीनापुर और DLW एसटीपी का काम पूरा नहीं हो पाया है। आज भी गंगा में रोजाना 150 से 200 MLD सीवेज गंगा में बहाया जा रहा है मगर इसकी सुध किसी को नहीं है। गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने की बात काफी दशकों से की जा रही है। दावों और वादों की खूब बौछार भी हुई। हर किसी ने अपने हिसाब से योजनाओं का पिटारा खोला मगर काशी के नदियों की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। सुविधाएं खड़ी कर दी गई हैं, रख रखाव नहीं हो रहा। जैसे दशमेश घाट पर रख रखाव की अभी बहुत और अधिक आवश्यकता है। देखिए आज से 5 साल 10 साल पहले से तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन मुझे लगता है जो एजेंसीज काम कर रही है वो पूरी निष्ठा से, अभी उनको और निष्ठा से काम करने की आवश्यकता है। काशी में गंगा की दुर्दशा पर पिछले 31 सालों से मंथन हो रहा है। समय समय पर गंगा से जुड़े सामाजिक संगठनों ने सरकार को सतर्क करने का भी काम किया है मगर इसके बावजूद आज भी गंगा की सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आ पाया है। पिछली सरकार ने गंगा के समानांतर गोमती को सुधारने का आधा अधूरा काम किया मगर गंगा में गिर रहे नालों की कोई सुध नहीं ली। वहीं गंगा से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 31 सालों से तमाम सरकारें गंगा को साफ करने का काम कर रही हैं मगर आज तक सफाई नहीं होने पर सरकारों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय संवैधानिक संघीय ढांचे में गंगा जी का विषय, जल का विषय राज्य का विषय है। मुख्यमंत्री जी से 2-3 बातों का हमने आग्रह किया। एक तो हाई कोर्ट का आदेश है कि गंगा जी में मूल जल का 50% बना रहे हैं। विशेषकर वाराणसी के अंदर ये जो कछुआ सेंचुरी के नाम पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और खेल है, इस खेल को अब बंद किया जाए, नहीं तो काशी के घाट समाप्त हो जाएंगे। गंगा की जो दशा है वो पहले से बिगड़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है या लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं और दशा बिगड़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? हम गंगा की क्लीनिंग की बात कर रहे हैं जबकि आज स्थिति है कि गंगा में पानी निरंतर कम होता चला जा रहा है।
पतित पावनी मां गंगा के सहारे कई नेताओं ने अपनी राजनीति को बुलंदियों पर पहुंचाया, मगर जब जरूरत है कि पीएम मोदी अपने दावों को निभाएं, ताकि हम अपने वजूद की सबसे बड़ी निशानी को वक्त रहते बचा सकें। गौरव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN वाराणसी। – 2014 में देश की सत्ता की बागडोर संभालते ही नरेंद्र मोदी ने इसी साल के नवंबर महीने में बुनकरों के उत्थान के लिए एक विश्व स्तरीय ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के निर्माण का ऐलान किया। जमीन नहीं मिली तो सेंटर शहर से बाहर बनाया गया। इन 3 सालों के दौरान पीएम के क्षेत्र में रहने वाले बुनकरों के अच्छे दिन क्या सच में आ गए? पेश है रिपोर्ट। वाराणसी की पहचान विश्व पटल पर महज एक प्राचीन शहर के ही तौर पर स्थापित नहीं है, बल्कि शहर को हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के क्लस्टर के तौर पर भी पहचाना जाता है। यही वजह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी काशी के सांसद बने तो उन्होंने बुनकरों के हालात में सुधार लाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीते 3 साल में बतौर सांसद पीएम ने काशी के बुनकरों और शिल्पियों के लिए अनेकों योजनाएं लाई। इनमें विश्व स्तरीय व्यापार सुविधा केंद्र, मुद्रा योजना के तहत बुनकरों और शिल्पियों के लिए आर्थिक सहायता, उस्ताद योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को सृजन, गुरु शिष्य परंपरा के तहत युवा बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो बुनकरों और शिल्पियों के उद्धार में व्यापार सुविधा केंद्र आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो जो बनारस में 217 करोड़ की लागत से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है, जो लगभग 80% इसका काम पूरा हो चुका है, वो एक ऐसी उपलब्धि है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसके पहले कभी नहीं थी और आने वाले समय में भी मतलब उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और उसके साथ साथ में बनारस में 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बुनकरों के लिए, 10 ब्लॉक लेवल के क्लस्टर और 25,000 शिल्पियों के लिए स्पेशल हैंडीक्राफ्ट का मेगा क्लस्टर, ये बनारस को केंद्र सरकार ने तोहफे के रूप में दिया। पिछले 3 साल में बुनकरों के हालात कैसे बदले हैं, अगर समझना हो, या फिर केंद्र की योजनाओं का बुनकरों और शिल्पियों को कैसे लाभ मिल रहा है, आइए जरा इसको समझते हैं। केंद्र सरकार की ओर से वाराणसी में 9 हथकरघा बुनकर साझा सुविधा केंद्र खोले गए, 10 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर बनाए गए जिसमें 2 करोड़ प्रति ब्लॉक की दर से भुगतान किया गया। 25,000 हस्तशिल्पियों को 32 करोड़ का स्पेशल हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर दिया गया और सीधे लाभार्थी के खाते में प्रशिक्षण के दौरान 300 रुपए प्रतिदिन का पारिश्रमिक और प्रशिक्षण देने वाले उस्ताद को 25,000 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक दिया जा रहा है। मेरे पास जो लोगों ने काम सीखा वो लोग भी खुश हैं। उन लोगों को टूल्स किट मिला है। टूल्स किट 15,000 रुपए का लोगों को मिला है, एक आदमियों को। और इसमें अब तक जो है करीब 100 आदमियों को टूल्स किट मिला है और फ्री ऑफ कास्ट मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से इन बुनकरों और शिल्पियों को योजना के तहत निःशुल्क औजार भी दिलाए गए हैं। वहीं हस्त कारीगर, जिनमें बुनकर, शिल्पी, मिट्टी उत्पादों के कारीगरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने सभी बुनकरों को चिन्हित किया और उन्हें वीवर ID कार्ड भी बनवाया है, जिससे कि कामगारों को व्यापक और उनके उत्पादों को तैयार करने के लिए सस्ते दर पर बिजली, पानी, टूल किट और ट्रेनिंग मिल सके। पहले से अभी तो बहुत परिवर्तन हुए हैं। काम है, लोग बना रहे हैं और योजना भी अच्छी है। सबसे बड़ी ये उपलब्धि ये है इस सरकार की कि जो 3 साल पहले जो वीवर को जो टूल्स मिलता था 20% सरकार मतलब वीवर को देना पड़ता था, 80% सरकार को, आपको 20% दे करके वो सामान मिलता था। लेकिन जब से ये सरकार आई उस चीज़ पे रोक लगा दिया गया है कि नहीं, जो रियल बुनकर हैं वो खुद ले आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। एक केंद्र सरकार से इधर 3 सालों में बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला। पहला तो एक तो जितना इसमें काम करने वाले थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, फिर उनके अनुसार उनको सुविधाएं दी गई, बिजली की व्यवस्था दी, चाक की व्यवस्था की, हॉस्पिटल के खर्चा की व्यवस्था किया गया, यहाँ तक कि इंश्योरेंस की बात की व्यक्तिगत अकाउंट खोल के सरकार द्वारा मदद पहुँचाई गई। काशी की पहचान सिर्फ बुनकारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि पूरे 8 GI उत्पादों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
इनसे जुड़ी कारीगरों और बुनकरों को पलायन से रोकने और बेहतर भविष्य का विकल्प तलाशने के लिए बीते 3 सालों से केंद्र की मोदी सरकार लगातार योजनाओं और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद कर रही है, जिससे इनके हालातों में अब एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। ₹200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बुनकरों के व्यापार केंद्र को पहले काशी के चौक घाट क्षेत्र में बनाया जाना था, मगर तब अखिलेश सरकार से जमीन ना मिलने के कारण उच्च स्तरीय ट्रेड सेंटर का निर्माण वाराणसी के बड़ा लालपुरा में कराया गया। इस ट्रेड सेंटर में बुनकरों और शिल्पियों के लिए व्यापार से जुड़ी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही विदेशों से आने वाले बायर भी यहां आकर सीधे कारीगरों से जुड़ पाएंगे, जिससे बुनकरों का मुनाफा डकारने वाले बिचौलियों को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा। कैसा है ये हाईटेक ट्रेड फैसिलिटी सेंटर और क्या है इसकी खूबियां, आइए देखते हैं। बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बेहतर व्यापार और उनके हालत में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, वो भी खुद प्रधानमंत्री योजना से, इस ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जिसे कहा जा सकता है, उसका निर्माण कराया गया है। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से इसका निर्माण चल रहा था और अब बहुत ही जल्द 2 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। खास तौर से अगर इस ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के खूबियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हस्तशिल्पी हैं, जो बुनकर हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो हाथ के जो कामगार हैं, उनको यहाँ पर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उनके व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए इसका जो है निर्माण कराया गया है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहले में क्राफ्ट म्यूजियम, जहाँ पर जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनके कुछ नायाब नमूने या फिर कहें कुछ दुर्लभ कलाकारी जो होंगे उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद रिसेप्शन एंड क्राफ्ट बाजार है, जहां पर एक क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा, जैसे उसको उनके उत्पादों के प्रमोशन के लिए, और तमाम चीज़ें जो हैं वो वहां पर की जाएंगी। साथ ही साथ इसमें एक फूड कोर्ट भी है, यानी कि जो बायर्स बाहर से आते हैं और तमाम जो खास तौर से जो कपड़े के व्यापार यानी कि टेक्सटाइल के जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर आके रुक सकते हैं। उसी में एक छोटे से होटल के भी की जैसी सुविधा दी गई है, यानी कि बायर सीधे आएगा और यहाँ पर आकर के बुनकर से सीधे इंटरेक्शन कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पर एग्जीबिशन फैसिलिटी यानी कि एक हॉल है, जहाँ पर एग्जीबिशन लगाया जा सकता है। तमाम तरीके के लोग यहाँ पर दूर दूर से, बाहर से, देशों से यहाँ पर आकर के उस एग्जीबिशन का हिस्सा हो सकते हैं। और आखिर में जो ट्रेड प्रमोशन का जो ब्लॉक है, वो हमारे सामने ये ब्लॉक मौजूद है। यहाँ पर उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कुछ उनको करना चाहिए जिससे उनका व्यापार फले फूले, और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, जो पेपर वर्क जिसे कहा जा सकता है कि अगर कोई बायर किसी को कुछ समझ में आता है तो वो इस ब्लॉक में आकर के अपना काम कर सकता है, पेपर वर्क फॉर्मेलिटी कर सकता है। तो इस ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की बात करें तो 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है, जिससे ज़रूर इसका कुछ जो हिस्सा है वो उसका लाभ जो बुनकरों को मिलेगा, हस्तशिल्पियों को मिलेगा, और उनके जो जीवन है, उनका जो व्यापार है उससे बेहतर होगा। उनको सुख समृद्धि उनको मिलेगी और कई तरह की जो और उनको फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। तो सीधा इसका उद्देश्य यही है कि बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, उनके स्किल्स को किस तरीके से डेवलप किया जा सके, उसके हिसाब से इस ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। देश की सत्ता पर काबिज हुए पीएम नरेंद्र मोदी को करीब 3 साल हो गए। कार्यकाल के साथ साथ लोगों में भी पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो बनारस में उनके कार्यालय में मिनी पीएमओ का नाम उनको दिया गया। रविंद्रपुरी क्षेत्र में लोगों की शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए बनाए गए संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में दिन प्रतिदिन समस्या लेकर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 सालों में पीएम मोदी पर लोगों के बढ़ते विश्वास पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता की समस्याओं को हल करने की पहल मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही की। 20 अगस्त 2014 को अमित शाह ने वाराणसी में संसदीय जनसंपर्क कार्यालय खोला। यहां जनता अपनी परेशानियों के साथ आती है और अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, फिर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। कार्यालय खुलने के बाद महीने में करीब 700 शिकायतें आती थी। अब 3 सालों में ये करीब 3 गुना बढ़कर 2300 हो गई हैं। मदरसों के अंदर जो है, जैसे मध्याह्न भोजन कितने सालों से चल रहा है, लेकिन क्या ना तो मध्याह्न भोजन की कोई
वो सेवा की जाती थी, न बच्चों को यूनिफॉर्म दिए जाते थे, न इसी तरह पाठ्य पुस्तक जो फ्री मिलती है क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए वो भी नहीं दिया जाता था। पूरा भ्रष्टाचार। मेरे घर चोरी हुई, 15 मिनट में सारे घर को खंगाल ले गए। फिर मैं थाना पर FIR किया, पुलिस पकड़ करके जो चोर थे दोनों राजेश और कल्लू को ले गई और फिर रात को छोड़ दी। SSP से भी मैंने मिला 3 तारीख को, उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की शिकायत सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0542-231-4000, फैक्स नंबर 0542-231-4001, ईमेल mpofficevns@gmail.com जारी किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डाक द्वारा भी कर सकता है। यहाँ हर शनिवार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, विधायक या बीजेपी के नेता मौजूद रहते हैं जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। अद्भुत लोगों का विश्वास है, अद्भुत लोगों का विश्वास है, लेकिन कभी कभी समस्याएं ऐसी लेके आ जाते हैं जो समस्याओं को समझना भी मुश्किल हो जाता है। उनकी समस्याएं, कुछ घर की ऐसी समस्याएं हैं अब, लेकिन ठीक है, विश्वास है, उनको लगता है कि सभी चीज, सभी समाधान यहाँ से मिलने वाला। ये समझ में आ रहा है कि जनता विगत सालों में क्या झेली है। इस प्रक्रिया के कारण सांसद और जनता में संवाद का जरिया तो बना ही रहता है, समस्याएं भी हल होती है। विकास को अंजाम देने वाला ये मॉडल कारगर साबित होता दिख रहा है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगातार जगह जगह पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इस निरीक्षण से क्या हालात सुधर रहे हैं? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला अस्पताल में 2 मंत्रियों ने दौरा किया था, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। पेश है वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। वाराणसी का करीब 150 साल पुराना श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला अस्पताल आज बदहाली के आंसू रो रहा है। अस्पताल के निरीक्षण को आए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये मान चुके हैं कि अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है और इसे ठीक करने की जरूरत है। मंत्री के निरीक्षण के करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अस्पताल में कोई सुधार नहीं आया। जिला अस्पताल में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में कुल 14 हैंडपंप और वाटर कूलर हैं, जिनमें से 10 खराब पड़े हैं। लोगों को बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। ठंडा पानी नहीं मिल रहा है और दिक्कत नहीं, उधर तो पानी नहीं है। वहीं वाराणसी के मंडलीय अस्पताल के CMS डॉक्टर BN श्रीवास्तव ने माना कि पानी की समस्या है। 2 नए वाटर कूलर लगवाए गए हैं और बाकी 3 वाटर कूलर रिपेयर में गए हैं। ब्याऊ वाले जो हैं, जो उसका कंप्रेसर लोगों ने दरवाज़ा तोड़ करके उसका कंप्रेसर उठा ले गए और अभी चल रही है। पानी का चूँकि लेवल नीचे हो गया है, इसलिए पानी की स्पीड कम आ रही है, 2 उसमें नलों में पानी आ रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर अस्पतालों का ये हाल है तो सूबे के दूसरे जिलों की बात क्या करें। मर्ज ठीक कराने अस्पताल में मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें तमाम तकलीफों का सामना जब करना पड़ता है तो वे सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं और अपना हक मांगते हैं। नीरज कुमार, APN, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा ही दृश्य वाराणसी में दिखा, जहां पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोग पानी की कमी के कारण त्रस्त दिखे। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर एक खास रिपोर्ट भी देखिए। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड में यात्री परेशान रहते हैं। एक तो गर्मी, दूसरे पानी की कमी। यात्रियों के लिए लगाए गए नलकूपों में पानी आता ही नहीं है और कभी कभार जब आ जाए तो ये पानी गर्म रहता है। ऐसे में यात्रियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उधर रोड में भी यात्री रहते हैं, वहाँ तो पानी रहता, लेकिन यहाँ दोपहर के बाद में पानी नहीं रहता। यहाँ पे देखा जाए तो पानी वैसे ऊपर तो ठंडा रहता है अधिकारी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं रहता है पैसेंजरों के लिए। यात्रा के समय तो बहुत दिक्कत है, जब ठंडा पानी नहीं है तो मेन चीज़ तो इतने गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता है। कम से कम यहाँ पे कम से कम ठंडा पानी का प्रबंध करवाया जाए। उधर ग्रामीण डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सफाई देते सुने गए
और वादा किया कि जल्द ही मिनरल वाटर की व्यवस्था करवाई जाएगी। पानी जो है चूँकि मशीन के द्वारा ठंडा होता है तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पानी निकल जाता है, तो कम ठंडा पानी आता है, फिर 2-4 मिनट के बाद अगर ठंडा करने का उसको टाइम मिल गया स्टोरेज का तो ठंडा हो जाता है। वहीं वाराणसी के कैंट स्टेशन का हाल भी बस स्टैंड की तरह दिखा। यहाँ यात्रियों के लिए स्टेशन के अंदर तो पानी की व्यवस्था दिखी, लेकिन स्टेशन परिसर में एक भी जगह पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा पानी है या नहीं। यहाँ आरओ वाला लगा हुआ है जो पैसा से मिल रहा है पानी, और गरीब आदमी आएगा वो कहाँ से पैसा खरीदते। पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जब पैसा दीजिए तो पानी लीजिए। कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं, बाहर भी होनी चाहिए। देखिए कितनी पब्लिक टहल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम कोई प्याऊ होना चाहिए, कोई घड़े में ही पानी रख दिया जाए, कुछ नहीं। गर्मी से पानी की किल्लत ने जहां यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने के सरकारी प्रशासन के दावों की पोल खोल कर भी रखती है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। बस और रेलवे स्टेशन का हाल खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रमना गांव यूपी का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां ग्रामीणों को अब आरओ का पानी मिलेगा। इस मौके पर सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने गांव वालों को ट्वीट कर बधाई भी दी। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के चिरई गांव विकासखंड के रमना गांव के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आरओ प्लांट की सौगात ग्राम पंचायत ने इस गांव को दी है। इस प्लांट से मात्र 5 रुपए में 20 लीटर पानी मिलेगा। इससे उन लोगों को भी शुद्ध पानी मिल सकेगा जो गरीबी के चलते गंदा पानी पीने को मजबूर थे। गांव वाले बताते हैं कि रमना के पानी में आर्सेनिक की संख्या इतनी ज्यादा थी जिससे यहाँ बीमारी हो रही थी। BDO साहब के कर कमलों द्वारा यहाँ पे आया है और हमसे कहे कि प्रधान जी लग जाइए, और लग करके और सबसे पहले आप ही का उद्घाटन करवाना होना है। तो हम लपटे और लपट करके रातों दिन मेहनत किए हैं, मेहनत करके और इसको सक्सेस कर दिए। बहुत समस्या रहल, पानी चापाकल का रहल, अब वही का सब पियत रहल, अब वो गंदा पानी और तो माला ठीक है। बीमारी बहुत हो, आए दिन दवाई करा, बुखार आवत हो, मलेरिया हो जाता हो, लेकिन हमारे प्रधान जी का इतनी कमाल की बात है, खुशी की बात है कि रमना वाले गांव में ये बुला करके सरकारी मशीन लगा दिया। हम लोग के बड़ी उत्साह की बात है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में जल का संकट ज्यादा होता है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। रमना गांव नजीर बनने से अन्य ग्राम सभा के लोग भी यहाँ आरओ प्लांट लगाने के लिए प्रेरित होंगे। रमना गांव की इस खुशी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर गांव के लोगों को बधाई दी है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव की। आपको ले चलते हैं जयापुर और नागेपुर गांव, जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। जयापुर का तो विकास हो गया है, लेकिन नागेपुर के कायाकल्प अभी तक नहीं हो पाया है। APN ने दोनों गांव की हकीकत जानने की कोशिश की। आप भी देखिए मोदी के इन दो आदर्श गांव को। हरी भरी खेतें और चौड़ी मजबूत सड़कें किसी गांव में हो तो समझिए कि गांव का कायाकल्प हो गया है। वाराणसी के जयापुर गांव की तस्वीर भी विकास की कहानी बयां कर रही है। गांव को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। अब गांव में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सरकारी विकास योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं गांव में मौजूद है, तो वहीं पुरुषों के लिए गौशाला, डाकघर, बैंक और ज्ञान केंद्र की सुविधा मुहैया कराई गई है। चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया गया है। 3 साल के भीतर ही जयपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों पूरी तरह बदल चुकी है। विकास में यहाँ बैंकिंग सेवा के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। 2 अच्छे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया और एक पोस्ट ऑफिस जो कोटेड पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। और यहाँ पर तमाम जन जागरण अभियान चला करके यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया, चाहे योग संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो या पर्यावरण संबंधी हो। हर क्षेत्रों में
यहाँ समय समय पर संगोष्ठियाँ की गई और अभियोजना चला करके यहाँ लोगों को जागरूक किया। कितना परिवर्तन पिछले 3 साल में दिखाई दे रहा है? जयपुर कितना बदला है? जयपुर पहले से बहुत बदला है। पहले हमारे गांव में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ से गोद लिए हैं, समझिए रोड तो बन रहा है, टावर लग गया, बैंक 2 सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक हो गया 3, और इथुआ बन गया है, पोस्ट ऑफिस बन गया है, सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, पानी का जल निगम लगा है, अभी टंकी देखिए वो भी लगा है। इनके आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हुई है, महिलाओं को काम भी मिल गया, गौशाला बन गया, हर चीज़ हो रहा है यहाँ पे। जितना सुविधा एक महानगर में होता है एक आदमी के लिए मिलता है, हमारे हिसाब से उससे ज़्यादा सुविधा जो है कि यहाँ गाँव में किसानों को मिल रहा है। यहाँ पर किसानों से सीधे गेहूँ खरीदकर उनके सीधे खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाए। जयपुरा के बाद प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक और गांव को गोद लिया। शिवपुरी विधानसभा के नागेपुर गांव को जब मोदी ने गोद लिया तो यहाँ के लोगों को भी लगा कि जयपुर की तरह अब नागेपुर के दिन भी बहुरने वाले हैं। गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए खुद स्मृति ईरानी ने हाईटेक नंद घर का उद्घाटन किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी गांव के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराने के लिए कृषि प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। लेकिन गांव अब भी विकास के लिए तरस रहा है। अभी यहाँ पानी की काफ़ी असुविधा है पीने के लिए। एक बोरवेल भी यहाँ पर लगा है, 300 घर में कनेक्शन हो गया है, लेकिन वो भी अभी तक चालू नहीं हो पाया है बिजली का अभाव में। और गर्मी के दिनों में जैसा इसमें काफ़ी पानी की दिक्कतें होती है पीने के लिए, और इसलिए ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयापुर और नागेपुर आदर्श ग्राम योजना की 2 जुदा तस्वीरें पेश कर रही हैं, एक विकास की तो दूसरी बदहाली की। फिर भी एक बात तो तय है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो विकास संभव है। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल के सबसे बड़े रियलिटी शो मेरा भी नाम होगा कि अब अगले पड़ाव पर हम आ पहुंचे। अब शुरू होने वाला है सुरों का महासंग्राम। आज रात 9 बजे देखना ना भूलें, सिर्फ एपीएन पर मेरा भी नाम होगा। सज चुकी है महफिल, बदल गई है तान। तो आइए शुरू करते हैं सुरोत्सव। देश को मिल चुके हैं सुरों के सुल्तान। थाम लीजिए दिलों को, क्योंकि आ रहे हैं वो 18 सुरदू, बनाने दुनिया में अपनी पहचान। देखिए मेरा भी नाम होगा, आज रात 9 बजे सिर्फ एपीएन पर।